विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कल के टॉपिक में हमने बात करी थी एक्स के ऊपर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आज अपन निरक्ष पढ़ेंगे। लगभग दोनों टॉपिक एक जैसे से हैं, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तरीका एक ही है। यहाँ पे अपन मान लेते हैं माइनस क्यू और यहाँ पे ले लेते हैं हम प्लस क्यू। ये इसका केंद्र बिंदु O हो जाएगा और इन दोनों के बीच की जो दूरी है उसको हम क्या लेते हैं, 2a लेते हैं। ठीक है। और निरक्ष का मतलब है इसके केंद्र बिंदु से 90 डिग्री पे जाने वाली लाइन निरक्ष कहलाती है। ये निरक्ष। तो इस निरक्ष के ऊपर आपको तीव्रता निकालनी है। तो सर कहाँ निकालनी है? निरक्ष तो बहुत लंबा है, तो आपको सबसे पहले केंद्र बिंदु O से कुछ दूरी R लेकर के और एक पॉइंट फिक्स करना है। ये पॉइंट P है। इस P के ऊपर अपने को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। बस इतनी सी चीजें दे रखी हैं। वापस वही तरीका है, एक विद्युत द्विध्रुव है जिसके आवेश प्लस क्यू माइनस क्यू, जिनके बीच की दूरी 2a है। इसके केंद्र O से R दूरी पर, किसके ऊपर? निरक्ष के ऊपर, बिंदु P के ऊपर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये सब कहानी अपने को पैराग्राफ में लिखनी है। इसके बाद में सबसे पहले अपन इस धनावेश की वजह से तीव्रता ले लेते हैं। तो आप जानते हैं कि सर धनावेश की वजह से जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है या विद्युत क्षेत्र होता है वो बाहर की तरफ होता है। क्लियर है? तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र जो आएगा इसको मैं E+ लिख देता हूँ और ऊपर वेक्टर लगा देते हैं और इसकी डायरेक्शन ये रहने वाली है। इसके बाद में निरक्ष की वजह से ले ले, माइनस आवेश की वजह से ले ले। तो माइनस आवेश की वजह से जो विद्युत क्षेत्र होगा वो किधर की तरफ होगा? अंदर की तरफ होगा। तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र जो आएगा वो इस तरफ आएगा और यहाँ पे अपन लिख देते हैं E- वेक्टर। ठीक है। E+ वेक्टर को अपन ऊपर लिखेंगे यहाँ पे ताकि थोड़ा चित्र अच्छा बने। अब ये आपके पास दूरी कितनी है? R है। ये दूरी कितनी है? A है। ये कितनी है? A है। जब अपन P के ऊपर विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं लिखेंगे तो फॉर्मूला क्या होता है? KQ/R का स्क्वायर। और बेसिकली R क्या है? ये R नहीं है, R होता है उस आवेश से बिंदु की दूरी, इस आवेश से बिंदु P की दूरी। तो बिंदु P की दूरी कितनी आएगी? बोलो। बिंदु P की दूरी, तो आपके पास एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। ये R है, ये A है, तो ये जो कर्ण बनेगा वो आपका R² + A² का अंडर रूट आ जाएगा। कोई दिक्कत? बोलो। बिल्कुल सीधी सी बात है। सिमिलरली ये जो दूरी है वो भी आपके पास R² + A² का अंडर रूट आ जाएगा। अब आपके पास दूरी भी आ गई, आवेश भी आ गया, दिशाएं भी आ गई। तो दोनों आवेशों के कारण अलग अलग तीव्रताएं निकाल ले और उसके बाद में उनका सदिश योग करना है। चलिए पढ़ते हैं। ये एंगल कितना है? सर हमें पता नहीं है। कितना ले लें इसको? थीटा। ये एंगल कितना है? ये भी थीटा। क्यों? क्योंकि जितनी दूरी ये है उतनी दूरी ये है। जब दो भुजाएं बराबर हैं तो उनके सामने के कोण भी बराबर होंगे। अब मैं ये जो एक्स वाली लाइन थी इसके समांतर एक क्षैतिज लाइन खींचता हूं मैं। ये लाइन आपके पास क्षैतिज लाइन है। अब आपके पास जो E+ वेक्टर है उसको भी आपको घटकों में तोड़ना पड़ेगा। तो क्या करेंगे? ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना बनेगा? थीटा, क्योंकि इन्हें हम संगत कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? संगत कोण। और ये जो Z की आकृति में बनने वाले एंगल हैं ये भी बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे? क्योंकि इन्हें हम एकांतर कोण कहते हैं और छोटी कक्षाओं में रेखा गणित में पढ़ के आए हैं कि संगत कोणों का मान बराबर होता है और एकांतर कोणों का मान भी बराबर होता है। अब ये जो E वेक्टर है, इस E वेक्टर के दोनों तरफ एक 90 डिग्री की लाइन देखनी है। तो सर ये 90 डिग्री की लाइन है, ये 90 डिग्री की लाइन है, तो इस E+ को आपको घटकों में तोड़ना है। तो घटकों में तोड़ने पर हम बहुत अच्छे से पढ़ के आए कि जिसके साथ थीटा का कोण होता है वो कोस का घटक होता है। तो E+ वेक्टर को जब अपन तोड़ेंगे तो ये आपके पास E+ cos थीटा, ये ऊपर हो जाएगा E+ sin थीटा। इसी तरह से ये जो E- है इसको भी आप तोड़ लें तो जिसके साथ थीटा का एंगल है वो बन जाएगा E- cos थीटा का घटक और ये बन जाएगा आपके पास E- sin थीटा का घटक। ये माइनस ऐसे बीच में नहीं है, ऐसे नहीं है कि E- cos थीटा है या फिर E+ cos थीटा। ये जो प्लस और माइनस है वो इसका संकेत है नीचे। E और cos थीटा आपस में किस निशान से है? गुणा के निशान से। क्लियर है? तो अब अपने को सारी कहानी यहाँ पे लिखनी पड़ेगी जो जो अपन ने समझा है। चलिए पहले आप डायग्राम उतार लें, मैं यहाँ पे लिखता हूं।
तो क्या लिखा है, किसी विद्युत द्विध्रुव के आवेश प्लस q और माइनस q है, जिनके बीच की दूरी 2a है, इसके केंद्र O से निरक्ष पर r दूरी पर एक बिंदु P ले लिया, उस P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। एक एक बात को, चित्र को देखते हुए, समझते हुए आराम से लिखना है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। वही चीजें हम x के ऊपर पढ़ के आए हैं, वही चीजें हम निरक्ष के ऊपर पढ़ने वाले हैं। आप 3-4 बार कॉपी में लिख करके अभ्यास करेंगे तो ये चीजें आपको याद हो जाएंगी, ठीक है। वही तरीका है, प्लस q आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता निकालनी है। तो P पर तीव्रता क्या हो जाएगी, इसको सर हम E प्लस से डिनोट कर देते हैं, ऊपर वेक्टर लगा देते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, KQ अपॉन दूरी का स्क्वायर। दूरी क्या लिखेंगे, r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर के अंडर रूट का स्क्वायर, और अंडर रूट का जब आप स्क्वायर करेंगे तो रूट वहां से हट जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी आपके पास r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। यहाँ पे अपन ने वेक्टर लगाया तो हमें इसकी दिशा भी लिखनी पड़ेगी। तो दिशा लिखने के लिए आप इसको नाम a डाल दें और इसको b लिख दें। तो b से P बिंदु के ऊपर जो विद्युत क्षेत्र की दिशा है वो B से P की दिशा में नहीं आया, B से P की दिशा में है, बाहर की तरफ है। तो यहाँ पे आपने वेक्टर लगाया तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा BP की दिशा, ठीक है। ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। इसी प्रकार से आगे वाला पोर्शन ले लो, आवेश माइनस Q के कारण वापस वही स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा हमें, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। समझ में आ रहा है, सेम ही टॉपिक है। कल हमने जो दूरी ली थी वो कुछ अलग तरीके से ली थी, आज कुछ अलग लेनी है। जब कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो केवल मैथमेटिक्स है। बाकी क्या लिखेंगे यहाँ पे, E माइनस वेक्टर, फॉर्मूला क्या होगा सर KQ, क्योंकि आवेश में प्लस माइनस नहीं लेना है, बटा में दूरी r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। होल स्क्वायर क्यों नहीं लगाया, क्योंकि इसके ऊपर अंडर रूट था, उसको वो स्क्वायर कैंसिल कर देगा, ध्यान रखना है। बात करेंगे हम इसके डायरेक्शन की, तो P से A की दिशा में, तो यहां पे अपन क्या लिखेंगे, PA की दिशा। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब अपन क्या करेंगे, इन्हें घटकों में तोड़ देते हैं, ठीक है। दोनों ये जो E प्लस और E माइनस है, ये दोनों परिमाण में क्या है, बराबर, लेकिन दिशाएं अलग अलग हैं। तो अपन इनको क्या लिखेंगे सर, E प्लस का वेक्टर और E माइनस का जो वेक्टर है, हालांकि ये दोनों तो बराबर नहीं है, लेकिन अगर हम इनका मोड ले लें तो ये दोनों वैल्यू क्या हो जाती हैं, बराबर हो जाती है। मोड का मतलब क्या हो गया कि दिशाएं रिमूव हो गई, केवल संख्यात्मक मान आ गया। और फॉर्मूला आप देख रहे हो कि दोनों का संख्यात्मक मान क्या है, बराबर है, ठीक है। तो इसके नीचे हमें लिखना होगा, दोनों विद्युत क्षेत्रों को, आप लिख लो ऊपर, घटकों में तोड़ने पर क्या लिखेंगे, दोनों विद्युत क्षेत्रों को घटकों में तोड़ने पर इनमें से ऊर्ध्वाधर घटक कौन कौन है, E प्लस साइन थीटा और E माइनस साइन थीटा। यहां पे लिखेंगे E प्लस साइन थीटा व E माइनस साइन थीटा कौन से घटक हैं, ऊर्ध्वाधर घटक है, ऊर्ध्वाधर घटक। ये दोनों क्या हैं, परिमाण में समान और दिशा में विपरीत, दिशा में विपरीत होने से क्या हो जाएगा, विपरीत होने से निरस्त हो जाते हैं, कैंसिल आउट हो जाते हैं, निरस्त हो जाते हैं। और जो क्षैतिज घटक है, इनके क्षैतिज घटक का मतलब एक्स एक्स की डायरेक्शन में या माइनस एक्स की डायरेक्शन में, इनके क्षैतिज घटक कौन सा, E प्लस कॉस थीटा व E माइनस कॉस थीटा क्या हो जाएंगे, एक ही दिशा में होने के कारण क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, होने के कारण जुड़ जाते हैं। ये बात आपको यहां पे विशेष रूप से लिखनी है, जुड़ जाते हैं। जब हम E प्लस वेक्टर और E माइनस वेक्टर को घटकों के अंदर तोड़ेंगे तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है कि भाई इनके घटक क्या क्या बनेंगे, वो सब चित्र में नजर आ जाएंगे। जब हम इनको घटकों के अंदर तोड़ेंगे तो इनके जो ऊर्ध्वाधर घटक हैं E प्लस कॉस थीटा और
ई प्लस साइन थीटा और ई माइनस साइन थीटा ये दोनों ऊर्ध्वाधर घटक परिमाण में बराबर और दिशा में विपरीत होने से निरस्त हो जाएंगे, क्षैतिज घटक है वो जुड़ जाएंगे। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र क्या आ जाएगा? परिणामी विद्युत क्षेत्र बोलो सर ई वेक्टर बराबर सर ई प्लस कॉस थीटा प्लस ई माइनस कॉस थीटा। ध्यान दें, अगर आपने यहां पे वेक्टर लगाया है तो आपको यहां पे दिशा भी लिखनी पड़ेगी। बढ़िया ये रहेगा आप यहां पे वेक्टर ना लगाएं, जब लास्ट में अपन लिखेंगे दैट टाइम आप वेक्टर लगा सकते हैं। तो ये दोनों प्लस और माइनस तो बराबर हैं, तो इनको परिमाण में बराबर होने से क्या लिख दूं मैं? 2e प्लस कॉस थीटा, क्योंकि ई माइनस की जगह ई प्लस लिख सकते हैं, दोनों परिमाण में बराबर हैं, तो 2x प्लस एक्स जुड़ेगा तो 2x हो जाएगा, तो ये दोनों वैल्यू आ जाएंगी। 2 लिखा, ई प्लस की वैल्यू लिखो सर KQ अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब आपके पास क्या रह गया? कॉस थीटा। दो समकोण त्रिभुज आपके पास हैं, कॉस थीटा से आप इसकी वैल्यू लिखो। कॉस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा लाल बटा कक्का के फॉर्मूले से आधार कर्ण और लंब के अनुपात में कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है। मेरे को कॉस थीटा का मान चाहिए, यहां समझ लेते हैं सर। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, कर्ण जाएगा गुणा में, तो आधार बराबर हो जाएगा कर्ण इंटू कॉस थीटा। तो आधार क्या है? आधार क्या है आपके पास? अगर आपने ये एंगल थीटा ले रखा है तो इसके साथ वाली भुजा आधार का काम करेगी, नहीं आया समझ में? तो आधार क्या हो गया आपके पास? ए। तो अपने को कर्ण का मान कॉस थीटा का मान लिखना है, तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा आधार ए और कर्ण का मान हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट। नहीं आया समझ में? कॉस थीटा का मान अपन ये यहां पे चिपका देंगे, तो गुणा में लिखेंगे ए और बटा में अपन लिखने वाले हैं ये पूरी वैल्यू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। दोनों को आगे लिखो तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी सर? 2KQA। नहीं आया? अपॉन इसकी पावर कितनी है? 1, और इस संख्या की पावर कितनी है? आधी, 1/2। अंडर रूट का मतलब क्या होता है? 1/2। तो दोनों का आधार बराबर गुणा में है तो घातें जुड़ जाएंगी, तो फाइनली आपके पास वैल्यू आ जाएगी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। अरे 1 और आधा कितना होता है सर? 1.5 होता है। 1.5 मतलब 3/2 होता है। अब वापस वही सेगमेंट अपन यहाँ पे दोबारा काम में लेने वाले हैं। कौन सा? चूंकि जो a है दैट इज वेरी वेरी लेस देन r, इसलिए जब हम a का स्क्वायर करेंगे तो वो तो बहुत छोटा हो जाएगा r स्क्वायर की तुलना में। तो a स्क्वायर और r स्क्वायर का जो योग है उसकी जगह हम क्या लिख देंगे? r स्क्वायर लिख देंगे और उसकी पावर 3/2 लगा देंगे। यहां लिख देता हूं मैं E बराबर क्या रह गया? k को पहले लिखूंगा मैं, q को फिर लिखूंगा मैं, और ये जो 2 है उसको किसके साथ ले जाऊं? a के साथ। अरे 2 को a से गुणा कर दें, एक ही तो बात है यार, अंश में 2 गुणा होना है, चाहे यहां गुणा करो यहां करो यहां करो, क्योंकि मुझे 2 के साथ गुणा कर देना चाहिए, क्योंकि मैं जानता हूं दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2a है और हम विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण लेके आएंगे इसके साथ। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? एक आवेश का परिमाण और उनके बीच की दूरी। तो आवेश आपके पास है, उनके बीच की दूरी को अपन यहां पे क्या लिख देंगे? 2a। ये 2 मैं कहीं अलग से नहीं लेके आया हूं, यही जो 2 है उसको मैंने पीछे लिख दिया, और बटा में क्या हो जाएगा? r की पावर 3। अरे इसका पावर क्या होगा? r स्क्वायर, इसकी पावर 3/2, स्क्वायर से बटा 2 कैंसिल आउट, तो बटा में r का क्यूब रह जाएगा। अब मैं यहां पे लिखता हूं वेक्टर, ध्यान से सुनना। E का वेक्टर बताएं, E किस दिशा में है? -x की दिशा में है। E किधर है? -x की दिशा में है, तो वेक्टर क्या लिखेंगे? -i लगा देंगे। यहां पे अपन क्या लगा देंगे? -i लगा देंगे। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा से, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा पढ़ के आए हो क्या? आघूर्ण की परिभाषा क्या कहती है बोलो? की परिभाषा सर एक आवेश का परिमाण और दोनों आवेशों के बीच की दूरी, उसको हम किससे लिखते हैं? P से। तो Q इंटू 2a आपको नजर आ रहा है, उसकी जगह क्या लिख देंगे? P लिख देंगे। तो E वेक्टर बराबर आपके पास क्या बनेगा? KP अपॉन R क्यूब माइनस I कैप। नहीं आया समझ में? अब ध्यान से सुने, P जो है ये भी एक सदिश राशि है और इसकी दिशा क्या होती है? माइनस आवेश से प्लस आवेश की तरफ होती है, यानी P वेक्टर की डायरेक्शन किधर है? x की दिशा में, यानी I कैप की दिशा में। यानी इस I कैप को अगर मैं P के साथ ले लूं
तो ये P वेक्टर बन जाएगा। नहीं आया समझ में? P की डायरेक्शन क्या है? एक्स एक्स की दिशा में, और एक्स एक्स की दिशा को आई कैप रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये माइनस आ जाएगा बाहर। तो आप लिखेंगे E वेक्टर बराबर KP वेक्टर, ये जो माइनस था वो आ गया बाहर अपॉन आर क्यूब, और लास्ट में अपन एक रिजल्ट और लिखते हैं, E समानुपाती 1 अपॉन आर क्यूब। अगर पूछा जाए तो लिखना होता है, अदरवाइज आपके पास ये फॉर्मूला आ जाएगा। तो किसी विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष का जो फॉर्मूला है वो आपके पास यहां आ जाता है। क्लियर? उतार लो इसको, कोई भी डाउट हो तो अपन बात करते हैं। एक रिजल्ट और देखते हैं अपन यहां पे। इस बीच वाले पोर्शन को मैं यहां से हटा देता हूं। ये आप लोगों को कहां लिखना था? ये जो cos थीटा वाला फंक्शन था यहां पे ब्रैकेट में लिखना है। यहां क्या लिखना है? चूंकि cos थीटा बराबर a अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। नहीं आया? जब आपके पास cos थीटा का मान है वो मान आपने इसके अंदर लगा दिया। अब कल जो टॉपिक हमने पढ़ा था एक्स एक्स के ऊपर तीव्रता, और आज हमने पढ़ा है निरक्ष के ऊपर तीव्रता, दोनों के फॉर्मूले अपन अच्छे से पढ़ते हैं और दोनों के बीच में एक संबंध लिखते हैं। कई बार जब न्यूमेरिकल आता है तो बहुत आसान सा न्यूमेरिकल आता है, एक्स एक्स के ऊपर तीव्रता दे देता है और निरक्ष के ऊपर तीव्रता पूछ लेता है। ध्यान से सुने, एक्स एक्स के ऊपर तीव्रता का फॉर्मूला क्या आया था? मैं यहां पे लिख देता हूं एक्स, इसका मतलब आपको समझ में आ जाएगा कि हम एक्स एक्स के बिंदु की बात कर रहे हैं। क्या फॉर्मूला था सर? 2kp वेक्टर अपॉन आर क्यूब। नहीं आया? आज हमने क्या पढ़ा है? निरक्ष का फॉर्मूला। निरक्ष का फॉर्मूला क्या कहता है सर? माइनस kp वेक्टर अपॉन आर क्यूब। नहीं आया? सुने मेरी बात, अगर मैं इस माइनस को यहां से हटा दूं तो क्या ये माइनस इधर लग जाएगा? कोई दिक्कत बोलो इसमें? पूरी समीकरण को हम माइनस से गुणा कर देंगे तो वो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा और यहां पे माइनस आ जाएगा। यहां पर आपको kp अपॉन आर क्यूब नजर आ रहा है। इस kp अपॉन आर क्यूब की जगह आप क्या लिख सकते हैं? माइनस ई निरक्ष लिख सकते हैं। दोनों फॉर्मूलों की जब आप तुलना करेंगे तो आपके पास आएगा ई एक्स का वेक्टर बराबर 2 रहने वाला है, और उसके बाद में आएगा ई निरक्ष का वेक्टर, और इसके साथ में क्या चल रहा है? माइनस चल रहा है। ये रिलेशन आपके पास आएगा। यहां से आप सवालों को डायरेक्ट सॉल्व भी कर सकते हैं। आपको निरक्ष के ऊपर तीव्रता दे देगा, एक्स पे पूछ सकता है, एक्स पे तीव्रता दे देगा, निरक्ष पे पूछ सकता है। लेकिन एक शर्त है इसमें। शर्त क्या है कि केंद्र बिंदु से जो दूरी है वो निरक्ष वाले बिंदु की कितनी होनी चाहिए? r होनी चाहिए। और x वाले बिंदु की भी दूरी कितनी लेके करी थी अपन ने? r लेके करी थी। तो दोनों की दूरियां केंद्र से समान होनी चाहिए। x के ऊपर भी दूरी उतनी और निरक्ष के ऊपर भी दूरी उतनी। अब आप इस प्रश्न को आराम से उतार लें, फिर अपन इसके बाद के कुछ न्यूमेरिकल पढ़ते हैं ताकि अपना डाइपोल का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाए। इसमें कोई दिक्कत हो, कोई बात परेशान कर रही हो तो पूछ सकते हैं। उतारो, उतार लो। तो अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना जरूर याद रखें। भूल मत जाना, नहीं तो आगे नहीं पढ़ाऊंगा फिर मैं।